तो यहां पर ऑल जीरोस, ट्रेलिंग डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन नेचर. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 7.2034 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? ये जीरो पहले मुझे लेना है, क्यों? ये दो नॉन जीरो के बीच में है. ये जीरो की बात अगर आप देखोगे लास्ट वाली, दिस ट्रेल्स दिस डेसिमल पॉइंट, यस. दिस ट्रेल्स दिस नॉन जीरो डिजिट, यस. तो जो भी जीरो ट्रेल करेगा डेसिमल पॉइंट को और जो भी जीरो ट्रेल करेगा नॉन जीरो डिजिट को, वो भी सिग्निफिकेंट होता है. सो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर मैं लिखूं 4.10300, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? ये जीरो सर मैं पहले ही लूंगा, दो नॉन जीरो के बीच में है. ये दो जीरो लेने हैं कि नहीं लेने हैं? यस लेने हैं. क्यों लेने हैं? बिकॉज ये दो जीरो ट्रेल करते हैं, इस डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं और नॉन जीरो डिजिट के बाद आते हैं. तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 3 3 और 3 इसमें भी कितने हो गए? 6. अगर मैं लिखूं 7.100 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 4. ये जीरोस क्यों लेने हैं? ट्रेलिंग डेसिमल पॉइंट एंड ट्रेलिंग नॉन जीरो डिजिट, दे आर सिग्निफिकेंट. सो दिस इज रूल नंबर 5. ठीक है. सो जितने भी हमारे पास ट्रेलिंग जीरोस होंगे आफ्टर नॉन जीरो, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, दे आर ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट. Rule number 6, all powers of 10 are not significant. 10 के जितने भी powers होंगे, they are not significant. All powers of 10 are not significant in nature. तो जब भी आप कोई भी मेजरमेंट देखोगे, रिप्रेजेंटेशन देखोगे जिसमें powers of 10 आएंगे, they are not significant. For example, अगर मैं लिखूं 6 into 10 raised to power 23, इसमें हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा बच्चा. अगर मैं इसका रखूं 6.023 into 10 raised to power 23, जिसको आप एवोगाड्रो नंबर बोलते भी हो, तो अगर आप यहां पर देखोगे एज पर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें 4 होंगे. सर ये जीरो क्यों लेना है? दो रीजंस है. एक तो ये दो नॉन जीरो के बीच में है, और यहां पर अगर आप देखोगे कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो नॉन जीरो से पहले है, डेसिमल के बाद है, आपने तो बोला था वो सिग्निफिकेंट नहीं है. मैंने तब बोला था नंबर का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, यहां नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. सो दीज आर सम रूल्स बाय व्हिच वी कैन से कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर में है. और मैं आपको बताता चलूं ये इंपॉर्टेंट क्यों है. जब भी हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, जब भी हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन मींस लाइक हम एडिशन करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या हम डिवीजन करते हैं, हम कोई भी ऑपरेशन अगर करेंगे इन फिजिक्स, वी राइट अवर आंसर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ले डाउन बाय सिग्निफिकेंट फिगर. जो भी रूल्स हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स देते हैं या जो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उनके हिसाब से हम अपने बाइनरी ऑपरेशंस का आंसर भी लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन करते हैं या मेरे बेटे सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक सर, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप करोगे, आपका जो आंसर है, आवर आंसर पेन डाउन दिस, आवर आंसर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? Our answer must be according to least places of decimal. Least places of decimal as given in the question. Our answer must be according to least places of decimal as given in our question. As given in our question या as given in our measurement. हमारा जो भी आंसर होगा, हमको अपना आंसर लिखना है according to the least places of decimal given in the question. मेरे क्वेश्चन में सपोज बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स में से जो सबसे लीस्ट डेसिमल वाला नंबर है ना, मेरे आंसर में उतने ही प्लेसेस ऑफ डिजिट जो है, उतने प्लेसेस ऑफ डेसिमल होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता चलूं बेटे, इफ आई विल टेल यू, अगर मुझे कोई भी दो नंबर्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1.73 और इसको मुझे ऐड करना है बेटे 4.659 के साथ. अगर मैं इनको ऐड करूं, ठीक है, इसमें कितने प्लेस ऑफ डेसिमल है? 2. इसमें कितने प्लेस ऑफ डेसिमल है? 3. मेरे आंसर में जब आप ऐड करोगे 2 ही प्लेस ऑफ डेसिमल होने चाहिए, क्योंकि इसमें लीस्ट 2 है, इसमें 3 है. तो जब आप ऐड करोगे इट विल बी 9, इट विल बी 8 एंड 6 and 7 दिस विल बी 13 एंड दिस विल बी 6.389. मगर मेरे हिसाब से जो एज पर रूल्स है, हमारा आंसर जो है हम इसको छोड़ेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे. जब आप राउंड ऑफ करोगे दिस नंबर विल बी एडेड बाय 1. 6.39 विल बी योर आंसर एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे ऐसे ही, उसमें भी अकॉर्डिंग टू द लीस्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल. मगर जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेरा बेटा
ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, जो आपका मल्टीप्लीकेशन होगा और जो आपका डिवीजन होगा मेरा बच्चा, ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आवर आंसर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू, किसके हिसाब से? आवर आंसर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. Our answer must be according to least number of significant figures as given in the question. Least number of significant figures as given in the question. जो भी मेरे क्वेश्चन में बेटे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसके हिसाब से मैं अपना आंसर लिखूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बता दूं मेरे पास एक क्यूब है, अगर मेरे पास एक क्यूब है, इसमें मुझे मेरे बेटे क्यूब में लेंथ जो साइड की है वो 1.2 मीटर है, एज लेंथ इज 1.2. मैंने बोला कैलकुलेट वॉल्यूम. भाई साहब चलिए जी कैलकुलेट कीजिए वॉल्यूम. तो बताया जाए वॉल्यूम ऑफ क्यूब सबको बताइए, इट्स साइड क्यूब. तो जब आप एल क्यूब लगाओगे भाई साहब, इट विल बी 1.2 का होल क्यूब, इट विल बी 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2. कौन सा ऑपरेशन है मेरे बेटे? मल्टीप्लीकेशन है. इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 12 इज 144, 144 into 12 I think it is 1728. 1728 को जब आप डिवाइड बाय 1000 करोगे, मैंने इसका भी एक लिया, 0 एक लिया, डेसिमल हटाया, इट विल बी 1.728 मीटर क्यूब. बट ये तो आंसर नहीं है. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, 4 नॉन जीरो है. इसमें सिग्निफिकेंट मेरे क्वेश्चन का जो डेटा था उसमें तो 2 ही थे, तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा. 8 को जब रिमूव करूंगा इसको ऐड हो जाएगा 1, ये बनेगा 1.73. फिर 3 को जब रिमूव करूंगा वो आएगा 1.7 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी 1.7 मीटर क्यूब. तो मेरे बेटे खास ख्याल रहे, जब भी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वी मस्ट राइट आवर आंसर अकॉर्डिंग टू द लीस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वी मस्ट राइट आवर आंसर एज पर द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन इन द क्वेश्चन. I hope this is all clear. अभी तक ये सिंपल चीजें हैं, they are trivial things. I expect स्टूडेंट को अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा because this pretty simple. ठीक है ना? अब जो इसमें लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर में, इट्स अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशन होता क्या है? What is dimension of a physical quantity? मैंने आपको पहले ही बोला फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स का है, फंडामेंटल होगा और डेराइव्ड होगा. फंडामेंटल होगा जो किसी और क्वांटिटी में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. डेराइव्ड वो होता है जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फंडामेंटल. सो व्हाट आर डायमेंशंस? और फिजिक्स में डायमेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं आपको बताता चलो मेरे बेटे. डायमेंशंस आर पावर्स. डायमेंशंस मेरे बेटे, डायमेंशंस आर पावर्स. क्लास में बार बार बता चुका हूं, डायमेंशंस आर पावर्स which are raised. Dimensions are powers which are raised किन पे? Dimensions are powers which are raised over fundamental physical quantities. Dimensions powers है मेरे बेटे जो आप रेज करते हो किन पे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे. फंडामेंटल कितने? बोलो बेटे 7. उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे आप पावर्स रेज करते हो. इन ऑर्डर किसके लिए बेटे? इन ऑर्डर टू represent derived physical quantity, in order to represent dpq, derived physical quantity in terms of fundamental physical quantity. In order to represent derived physical quantity in terms of fundamental physical quantity. So whenever you have a physical quantity which is derived और आप चाहते हो उस derived physical quantity को आप represent कर पाए in terms of fundamental, तो क्या करना बच्चा? बोलो बेटे. तो मुझे fundamental physical quantities पे powers raise करने हैं. तो जब मैं power raise करूंगा fundamental physical quantities पे, ताकि derived represent हो जाए in terms of fundamental, उन quantities को, उन powers को जो आप raise करते हो उनको बोलते हैं dimensions. क्या बोलते हैं? So इसीलिए आपने लिखा dimensions are the powers which are raised over fundamental physical quantities in order to represent derived physical quantities in terms of fundamental physical quantities. इन डायमेंशंस की बहुत एप्लीकेशंस है. तो अगर मैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता दूं, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, दे आर यूज्ड टू चेक वेदर फिजिकल इक्वेशंस आर वैलिड और नॉट.
बाय ए प्रिंसिपल, फेमस प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पढ़ेंगे अभी। दे आर यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस, हम इनसे फिजिकल इक्वेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं और हम इनसे यूनिट्स कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मैंने पहले ही बोला है लेक्चर में, हम क्वांटिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन यू, एन इज मैग्नीट्यूड, यू इज यूनिट। अब डायमेंशन से मेरे बेटे यूनिट चेंज कर सकते हो क्वांटिटी का फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। आई वांट टू गिव यू सिंपल इलस्ट्रेशंस। अगर मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस बता दूं, मेरे पास कोई क्वांटिटी है स्पीड, अगर मैं क्वांटिटी स्पीड बोलूंगा, स्पीड वेलोसिटी दे आर डिफरेंट, मैंने स्पीड लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अगर मैं आपको बता दूं इस डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस इज लेंथ, यस इट इज। तो अगर मैं इसको लेंथ से रिप्रेजेंट करूं, स्क्वायर ब्रैकेट्स इज सिंपली जस्ट रिप्रेजेंटेशन, एंड टी इज टाइम, दिस इज आल्सो फंडामेंटल। इस लेंथ के ऊपर पावर 1 है, इस टाइम के ऊपर पावर 1 है। तो स्पीड जो है, क्या मैं लिख सकता हूं, इट इज एल रेज पावर 1 टी रेज पावर माइनस 1। तो अगर आप देखोगे इस स्पीड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, yes it is dpq. Why it is dpq? Because I have represented speed in terms of fundamental quantity, and that fundamental quantity is length, that fundamental quantity is time। और इन क्वांटिटीज पे छोटा छोटा सर आपने पावर भी रेज किया है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर -1 है। और याद रखोगे बेटे, जिस फंडामेंटल क्वांटिटी पे पॉजिटिव डायमेंशन होगा, पॉजिटिव पावर होगा, उस पे वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। अगर किसी पे नेगेटिव पावर होगा, उस पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर वो किसी पे पावर 0 होगा, उस फंडामेंटल क्वांटिटी पे वो डिपेंड ही नहीं करता। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, स्पीड हैज वन डायमेंशन इन लेंथ, शाबाश, कम ऑन। स्पीड हैज वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 dimension in time. Speed has 1 dimension in length and -1 dimension in speed। का एक डायमेंशन लेंथ में है और -1 डायमेंशन जो है मेरे बेटे वो टाइम में है। तो स्पीड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। और ये लॉजिक भी है, अगर कोई भी पार्टिकल मेरे पास है, कोई बॉडी है, वो अगर तेज चलेगा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसको कम ही टाइम लगेगा ना गिवन पाथ कवर करने में, ऑब्वियसली, बिकॉज़ इट हैज नेगेटिव डायमेंशन। अगर मैं स्पीड को ऐसे लिखूं, m0, क्या मास फंडामेंटल है, यस, लेंथ फंडामेंटल है, यस, टाइम फंडामेंटल है, यस, टेम्परेचर फंडामेंटल है, टेम्परेचर का जो यूनिट है केल्विन फंडामेंटल है, और करंट का एम्पियर ए फंडामेंटल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला फंडामेंटल है, मोल रेज पावर 0 फंडामेंटल है। सो इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज का अगर पावर 0 है, इसका मतलब स्पीड इन पे डिपेंड नहीं करता, वो खाली डिपेंड करता है लेंथ पे और खाली डिपेंड करता है टाइम पे। और याद रखेंगे, जिस इक्वेशन में एलएचएस में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा और आरएचएस में उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगी, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। That is known as dimensional equation. So dimensional equation मेरे बेटे क्या होगा? Dimensional equation एक ऐसी equation होगी which is obtained by representing derived physical quantity on left hand side and its dimensional formula on right hand side. So आप लिख सकते हो dimensional equation is an equation. Example दे रहा था मैं आपको, dimensional equation बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है, define dimensional equation. It's an equation which is obtained कितना सिंपल है, which is obtained by writing derived physical quantity on LHS and its dimensional formula on RHS side. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप आरएचएस साइड से लिखोगे और जो इसका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, या फिजिकल क्वांटिटी आप बोल सकते हो, ऑब्वियसली वो डिराइव्ड होगा, फंडामेंटल तो होगा नहीं, बिकॉज़ फंडामेंटल को फंडामेंटल में मत लिख सकते हैं, डिराइव्ड को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। जिस इक्वेशन में एलएचएस में क्वांटिटी होगा, आरएचएस में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है ए, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर मैं आपको बता दूं चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर मैं दो वेलोसिटीज को माइनस करूं बेटे, वेलोसिटी को जब मैं वेलोसिटी माइनस करूंगा, ऑब्वियसली व्हाट आई विल गेट वेलोसिटी,
तो यहां पर वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज को माइनस करके वेलोसिटी ही आएगा, स्पीड ही आएगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा L1t - 1, ऑलरेडी निकाला। टाइम जो है वो है t1, सो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, इट विल बी L1, कम ऑन, इट विल बी t - 2. This is acceleration. This is a dimensional equation of acceleration because LHS में acceleration है और RHS में मेरे बेटे उसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो बता सकते हो लेंथ पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बता सकते हो टाइम पर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज हियर पावर इज नेगेटिव, हियर पावर इज पॉजिटिव। डायमेंशंस होते क्या है, ये क्लियर करो जहन में, डायमेंशंस पावर्स ही होते हैं which are based on fundamental physical quantity. क्या लेंथ फंडामेंटल है, यस सर। क्या टाइम फंडामेंटल है, यस सर। उन पे पावर रेज किया, यस सर, ताकि आप डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सको इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। दीज आर डायमेंशंस, दीज आर, अगर मेरे बेटे फोर्स की बात करेंगे, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। वी हैव डन फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकंड ऑफ मोशन। मास को मैं लिख सकता हूं m1, acceleration you know it is L1 t - 2, so this becomes the formula of force. So come on, it has one dimension in mass, it has one dimension in length, it has -2 dimensions in time, so this is the dimensional formula of force. Can you write for kinetic energy, or we can say kinetic energy? Kinetic energy is half of mv square. ये जो half है, it is a dimensionless constant. ये constant है, मगर कौन सा dimensionless constant, मैं आपको अभी बताऊंगा। on the basis of dimensions, a physical quantity is categorized into 4 types. So अभी बोलूंगा मैं, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है। बताया जाए मास को क्या लिखोगे, m1। बताया जाए स्पीड का या वेलोसिटी, बोलो m1 L1 t - 1, इसका होल स्क्वायर है, वो आ जाएगा बेटे m1। ये स्क्वायर किस किस का, इसका L2 t - 2. This is the dimensional formula of kinetic energy. It's m1 L2 t - 2. It has one dimension in mass, it has 2 dimensions in length, it has -2 dimensions in time. और by the way, अगर मैं आपको kinetic energy बताऊं, potential energy बताऊं, work बताऊं, torque बताऊं, इन सब का dimensional formula same है भाई साहब। क्या है, दे हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यों सर, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों सेम है, बिकॉज इन क्वांटिटीज का नेचर सेम है, दे आर इंटर, यू कैन से इंटरलिंक्ड। अगर मैं आपको बताऊंगा वर्क, आपको क्लास में पढ़ाया वर्क पर एनर्जी में, वर्क इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी from one form to another form. So when there is transformation of energy, there is work. और वर्क और एनर्जी का तो डायमेंशन सेम होना ही है। अगर मैं आपको बता दूं वर्क कैसे लिखते हैं हम, वर्क इज इक्वल टू F डॉट S, डार्ट पर का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, Fs cos थीटा। एंगल का तो कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो एंगल होता है ये होता है बराबर प्लेन एंगल आर्क लेंथ, और इसको आप डिवाइड करते हो किससे, रेडियस से। ऊपर क्या है, आर्क लेंथ। व्हाट इज आर्क लेंथ, इट इज लेंथ। व्हाट इज रेडियस, इट्स आल्सो लेंथ ना, लेंथ बाय लेंथ इज डायमेंशनलेस। तो फोर्स का क्या डायमेंशन है, हमको पता है m1 L1 t - 2, मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट L1 है, इट बिकम्स m1 L2 t - 2. This is your dimensional formula of work and obviously it is same as that of energy. ठीक है, so आप डिफरेंट क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाल सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इफ यू नो इक्वेशन ऑफ दैट क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है, फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नीट भी पूछ चुका है, बोर्ड एग्जाम भी पूछ सकता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये होता है बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मासेस। This is universal law of gravitation equation obtained from universal law of gravitation. F is gm and m2 by r square. Force का क्या है बच्चा? It is m1 L1 t - 2 multiplied by distance square. It's L2 divided by product of masses. This is m2. This m goes. So g is equal to it's m - 1 L3 t - 2. It's as simple as that. बताइए बेटे किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ पे, किस पे इनवर्सली है, इस पे मास पे और टाइम पे। बट इनवर्सली का मतलब है जी हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, बट डिपेंडेंस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। सो मास पे पावर नेगेटिव, इट हैज -1 डायमेंशन इन मास, 3 डायमेंशंस इन लेंथ, -2 dimensions in time. So you can calculate or you can find out dimensional equation or dimensional formula of any physical quantity. कोई बड़ा मसला है नहीं, ठीक है। तो अब हमको देखना है इसकी एप्लीकेशन क्या है।
मैंने अभी पहली स्लाइड में बोला 3 एप्लीकेशंस है। पहले हम डायमेंशंस यूज करते हैं इन ऑर्डर टू चेक वेदर आवर फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। एब्सोल्युटली करेक्ट होना और डायमेंशनली करेक्ट होने में आसमान जमीन का फर्क है। सो एप्लीकेशन नंबर 1 दैट इज checking validity of equation, checking validity of equation। हम चेक कर सकते हैं इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो एक्चुअली करेक्ट होगा कि नहीं, वो नॉट श्योर। वो डायमेंशन मुझे नहीं बोलेगा वो एक्चुअली करेक्ट है कि नहीं, मगर डायमेंशन इतना तो कह सकता है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। उसके लिए एक प्रिंसिपल आता है बच्चे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions। प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions क्या कहता है मेरे बेटे? According to this principle, a physical equation is a physical equation, we can say a physical equation is dimensionally correct। A physical equation is dimensionally correct। कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली आपको करेक्ट तभी होगी, physical equation is dimensionally correct only कब? If dimensions of terms on LHS, if dimensions of all terms on left hand side are equal to dimensions of terms on right hand side। जब भी मेरे पास कोई इक्वेशन होगी भाई साहब दो साइड तो उसमें होंगे ही होंगे। जब दो साइड उसमें होंगे, अगर एलएचएस में जितनी भी क्वांटिटीज है, कॉन्सेप्ट समझ उसके बाद खुद लिख सकता है। एक इक्वेशन में दो साइड होते हैं एलएचएस और आरएचएस। अगर एलएचएस में जितनी भी टर्म्स है उनका डायमेंशन अगर आरएचएस की टर्म्स के साथ मैच करता है तो आप बताओगे इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज इट्स नॉट डायमेंशनली करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, if I will be quoting an example, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एवरीबॉडी नोज इट, v is equal to u plus at। इज दिस इक्वेशन करेक्ट? अगर मैं LHS में देखूं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल एग्जाम में आएगा, चेक द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। यू हैव टू यूज दिस प्रिंसिपल। इसको क्यों बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? बिकॉज एवरी टर्म मस्ट बी होमोजेनियस, दैट मींस एवरी टर्म मस्ट बी इन सेम डायमेंशन। लुक, स्पीड को किसके साथ ऐड करोगे? स्पीड के साथ। स्पीड को टेम्परेचर के साथ ऐड नहीं कर सकते, स्पीड को मास के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए क्लास में भी मैंने बोला लाइक इज टू बी एडेड विद लाइक, लाइक इज टू बी सब्ट्रैक्टेड विद लाइक। बिकॉज अगर मैं दो स्पीड्स को माइनस करूंगा, स्पीड ही तो आना है। दो वेलोसिटीज को माइनस करूंगा, वेलोसिटी तो आना है। दो टेम्परेचर्स को ऐड करूंगा, टेम्परेचर ही तो आना है। लाइक इज टू बी एडेड विद लाइक, लाइक इज टू बी सब्ट्रैक्टेड विद लाइक। अगर मैं एलएचएस देखूंगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या डायमेंशन है? L1t-1। अगर मैं आरएचएस देखूं, आरएचएस में मेरे बेटे दो टर्म्स है, u और at। u इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन होगा L1t-1। अगर मैं at की बात करूं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन है L1t-2। इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे बच्चा? इसको मल्टीप्लाई टाइम से करोगे। सो यू विल गेट L1t-2 + 1, इट्स -1। अगेन एक्सेलरेशन जो है इनटू टाइम, इसका भी डायमेंशन निकला L1t-1, इसका भी L1t-1, इसका भी L1t-1, इसका भी L1t-1। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। वी कैन हैव अनदर, S is equal to another example, ut plus half of at square। अगर आप मेरे बेटे देखोगे, इसमें LHS में अगर आप देखोगे, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज लेंथ, इट इज L1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट तो L ही है, लेंथ ही है। अगर मैं अब RHS देखूं, RHS में मुझे दो टर्म्स हैं, एक तो मुझे सर ut है। ut का क्या है बेटे? u इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा L1t-1, इसको मल्टीप्लाई टाइम से करूंगा, इट इज t1, t-1, t1 खत्म आएगा, वो बनेगा L1। उसके बाद हाफ ऑफ at स्क्वायर की बात अभी मैं बोल चुका हूं, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों? ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन L1t-2, इसको मल्टीप्लाई करूंगा t स्क्वायर से, t स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, अगेन मिलेगा L1। सो हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो तो सेम है। ऐसे सिमिलरली आप कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जरा यहां देखिए, यहां LHS में आपके पास दो टर्म्स हैं, RHS में आपके पास एक टर्म है। अगर मैं v स्क्वायर की बात करूंगा, ये वेलोसिटी फाइनल है L1t-1, इसका स्क्वायर चढ़ेगा, वो आएगा L2t-2।
वैसे ही सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर वो भी आएगा L2 t माइनस 2। ठीक है बच्चा, अगर RHS में देखोगे 2as, 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, एक्सेलरेशन का L1 t माइनस 2 मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट L1 वो बनेगा L2 t माइनस 2। आई होप मैं तेज नहीं कर रहा हूं बट इट्स प्रीटी सिंपल। आप देख सकते हो LHS में जितनी टर्म्स है, RHS में जितनी टर्म्स है, उनका जो डायमेंशन है वो मेरे बेटे सेम है। कोई कंफ्यूजन? एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं होमोजेनिटी प्रिंसिपल के लिए। मैं लिखूंगा this is work energy theorem, one of the famous equations. Work is equal to change in kinetic energy, work done by all the forces acting on the body is equal to change in kinetic energy, वो होगा फाइनल हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ ऑफ mu स्क्वायर। अगर इसको प्रूव करना होगा अगेन मैं लिखूंगा LHS। LHS में मेरे बेटे वर्क है, वर्क का हमने डायमेंशन निकाला फोर्स इनटू डिस्टेंस m1 L2 t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अगर RHS में देखूं, RHS में मुझे दो टर्म्स है, ये वाला और ये वाला, इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होना चाहिए। तो अगर मैं RHS की बात करूं, RHS में मेरे बेटे फर्स्ट टर्म इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, मास का होगा m1, वेलोसिटी का होगा L1 t माइनस 1, उसका होल स्क्वायर बनेगा तो वो बनेगा m1 L2 t माइनस 2। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ mu स्क्वायर, तब भी कोई मैटर नहीं करता, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, मास का होगा m1, इनिशियल वेलोसिटी का होगा L1 t माइनस 1, इसका है होल स्क्वायर तो वहां पर आ जाएगा m1 L2 t minus 2। Again, if you can check it, dimension of all the terms on LHS and all the terms on RHS, that is absolutely same, वो सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे यू कैन कोट, यू कैन हैव नंबर ऑफ इक्वेशंस जिनको आप चेक कर सकते हो डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक किया जा सकता है? LHS में जितनी टर्म्स है, RHS में जितनी टर्म्स है, उनको डायमेंशनली आप देखिए, उनका डायमेंशन बराबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सो आपके लिए अगर मैं बताऊं, एक इक्वेशन है, दिस इज विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल बॉडी, तो वो बराबर होता है 6 पाई r मीटा v। दिस इज योर विस्कस फोर्स। हमारे पास फ्लूइड्स में आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा या अगर नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैराथन तो है। तो अगर ये फ्लूइड हमारे पास है, ठीक है ना, इस फ्लूइड में अगर मैं एक स्फेरिकल बॉडी को टिप करूंगा, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी का मास है, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v होगी, ठीक है ना, तो इसको एक विस्कस फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन से। अपवर्ड डायरेक्शन से एक और फोर्स होता है बायोन फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स जो इस पर एक्ट करता है वो होता है 6 पाई r मीटा v। r इज रेडियस ऑफ बॉडी, मीटा जो होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हर एक फ्लूइड का अपना अपना होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी v होता है स्पीड, v होता है वेलोसिटी। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे LHS और RHS का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। अगर मैं LHS की बात करूं, फोर्स, विस्कस फोर्स, फोर्स ही तो है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L1 t माइनस 2, ठीक है। अगर मैं RHS की बात करूं, 6 पाई r मीटा v, 6 पाई डायमेंशन लेस कांस्टेंट छोड़ दे, रेडियस का होगा L1, सॉरी रेडियस लेंथ है, रेडियस का होगा L1, ठीक है बच्चा, L1, और मीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका होगा m1, उसके बाद होगा L माइनस 1, उसके बाद होगा T माइनस 1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की फॉर्मूला आपको पता होगी, ठीक है ना। सो मल्टीप्लाई बाय स्पीड, स्पीड का है L1 T माइनस 1। तो अगर आप यहां पर देखोगे, इट इज L1 and L minus 1 will get cancelled. It again comes out to be M1 L1 T minus 2. Minus 2 कैसे? Minus 1 when the base are same, powers are added. Again dimensional formula is same. You can check equations are correct. अब जो सेकंड एप्लीकेशन है वो आपको बोलता है हम इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस। मतलब अगर आपके पास सपोज, अगर आपके पास एप्लीकेशन सेकंड की बात अगर हम करेंगे, अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका इक्वेशन आपको एक्सप्रेशन निकालना होगा, फ्रॉम डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड ओनली हमको पता होना चाहिए वो क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वी मस्ट बी नोइंग दैट। सपोज मैं आपको बताऊं, डेराइव इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, डेराइव इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड
of simple pendulum, derive equation for time period of simple pendulum if it depends upon, अगर मेरे बेटे ये डिपेंड करता है किस पे, इफ इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, आप ऑब्टेन कीजिए इसका एक्सप्रेशन। कैसे करोगे? एक क्वेश्चन आएगा, खुद आएंगे बाकी। कैसे करोगे? आप क्या करो, आप लिखो टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। वो आप बताइए किस किस टर्म पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है लेंथ पे, इसने बोला है इन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? आई डोंट नो सर, व्हाट डू यू मीन बाय कैसे? लेंथ पे डिपेंड करती है, दिया तो है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, दिया तो है। अरे कैसे मतलब क्या होता है? तोते उड़ गए तुम्हारे। कैसे का मतलब होता है ये डायरेक्टली है उस पे डिपेंड, ये उस पे इनवर्सली डिपेंड है, ये उस पे डिपेंड ही नहीं है। वो मुझे कौन बोलेगा? डायमेंशन। तो लेंथ का पावर मैंने बोला ए, मुझे नहीं पता ए पॉजिटिव नेगेटिव क्या जीरो है। जी का पावर मैंने चढ़ाया बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको फर्स्ट रखा जाए, इसको सेकंड रखा जाए, ऐसे ही करना है बोर्ड एग्जाम में। कंबाइनिंग, अगर मैं इन टर्म्स को कंबाइन करूंगा, कंबाइनिंग ऑल दीज टर्म्स, अगर मैं इन टर्म्स को कंबाइन करूं बेटे, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल रेज पर ए जी रेज पर बी। तो जब प्रोपोर्शनल हट जाएगा, यहां कांस्टेंट आ जाएगा के, एल रेज पर ए जी रेज पर बी। ये जो के है इसके साथ कुछ नहीं करना, इट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है मेरा बच्चा, इसके साथ कुछ नहीं करना है, इस के साथ कुछ नहीं करना है। तो टाइम का डायमेंशन जो है वो आएगा टी रेज पर वन। राइटिंग आप लिख सकते हो यहाँ, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स। जब आप सारी टर्म्स का डायमेंशन लिखोगे, यहाँ आएगा टी रेज पर वन। के साथ छेड़ना नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। लेंथ का डायमेंशन है L1 होल रेज पर ए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन है भाई साहब L1 t माइनस टू होल रेज पावर बी। ठीक है मेरे बेटे, के यहाँ लेंथ का पावर आएगा 1 इंटू ए इज ए, 1 इंटू बी इज बी, टाइम का पावर t माइनस टू इंटू बी इज माइनस टू बी। लेंथ का पावर आएगा व्हेन द बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड a प्लस b। टाइम का पावर आएगा माइनस b, यहां से टाइम का पावर है 1। इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, ये लास्ट स्टेप रहेगा। इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों साइड से पावर्स को इक्वेट करने बैठोगे, व्हाट यू शुड गेट, लेंथ का पावर a प्लस b है इस साइड से, यहां से तो लेंथ है ही नहीं, लेंथ का पावर 0 है, तो इसका मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट मींस a इज इक्वल टू माइनस b। फर्स्ट रखो, टाइम का पावर माइनस टू बी, यहां से टाइम का पावर 1, b का वैल्यू डी निकलेगा, वो निकलेगा माइनस 1/2। जब b निकला माइनस 1/2, a निकलेगा 1/2 माइनस ऑफ b। सो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन क्या आएगा बच्चा, t इज इक्वल टू k l रेज पावर 1/2 g रेज पावर माइनस 1/2। ये आपको इक्वेशन निकलेगी। क्या मैं मेरे बेटे ऐसे लिख सकता हूं? स्क्रीन पॉज करके आप कॉपी भी कर सकते हो बेटे। t इज k l रेज पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g रेज पावर 1/2, वरना वीडियो जो है और बड़ा हो जाएगा। So t is equal to k root of L by G. This is your equation which I was looking after. L के लिए directly proportional, G पर inversely. So k का जो वैल्यू होता है यहाँ पर 2 pi, oscillations में आपने देखा ही होगा, time period is 2 pi under root L by G. So final equation is 2 pi under root L by G. यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको, ये डायमेंशन की लिमिटेशन है। डिफरेंट इक्वेशंस में k का वैल्यू डिफरेंट है, किसी में 4 pi है, किसी में 10 है, किसी में 7 पाई है, किसी में 8 पाई है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में रूट 1/2 है। सो ये डायमेंशन आपको बोलेगा नहीं। अगर आपको डिफरेंट इक्वेशंस डिराइव करनी है, आप यहां तक भी अगर करोगे, यू विल गेट 100% मार्क्स, आपको बराबर फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज इन डिफरेंट इक्वेशंस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के आर देयर। ओके, दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर 2, जिसमें आप डायमेंशनली इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हो। इक्वेशन खाली पता होना चाहिए क्वांटिटी का किस किस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं आपको बताऊं, obtain an expression for centripetal force, obtain an expression for centripetal force acting on body, शाबाश, acting on particle बोलो या body बोलो, acting on body if it depends upon किस किस पे मेरे बेटे, if it depends upon mass of body, if it depends upon speed of body and depends upon radius of curve. ये कर्व के रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। अगर इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा मेरे बेटे, मुझे बोलना है सेंट्रिपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा। अगेन आप लिखोगे FC, सेंट्रिपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास रेज पर A, स्पीड रेज पर B, रेडियस रेज पर C। आप क्या कंबाइन करो, ऑब्टेन कर लो।
क्या मसला है इसमें? एफ सी इज इक्वल टू के एम रेज पर ए, इन पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है वही निकालना होता है। वी रेज पर बी, आर रेज पर सी, यू हैव टू गेट वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो जब आप डायमेंशन लिखोगे दोनों साइड से फोर्स का m1 l1 t माइनस 2, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मास का आएगा m1 होल रेज पर a, स्पीड का आएगा l1 t माइनस 1 होल रेज पावर b, और जो रेडियस है लेंथ l1 होल पावर c, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों साइड से पावर्स को इक्वेट करना है। तो जब आप पावर्स को इक्वेट करने जाओगे व्हाट यू विल गेट, ठीक है ना। पहले बताइए m1 यहां से, सॉरी यहां से आएगा m1 l1 t माइनस 2, और वहां से क्या आ जाएगा मेरे बेटे k, वहां से आएगा m a इंटू माइनस a, लेंथ का वैल्यू आएगा l होल रेज पावर 1 इंटू b इज b प्लस c, टाइम का पावर आएगा माइनस k दिस माइनस b, इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स। जब पावर्स ऑफ दोनों साइड से इक्वेट करोगे पावर्स ऑन बोथ साइड्स, आपको क्या आएगा, m का पावर a है, यहाँ 1 है, a इज इक्वल टू 1, यहाँ माइनस b t का वैल्यू है, और यहाँ t का माइनस 2 है, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 2, यहाँ लेंथ का पावर है b प्लस c, यहाँ लेंथ का पावर है 1, b बराबर है 2, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 1। Therefore centripetal force is equal to k m raised power 1 v raised power 2 r raised power minus 1, which implies fc is equal to k mv square by r। इसको नीचे लाया, k का वैल्यू इस इक्वेशन में 1 है, तो fc is equal to k mv square by r। तीसरा जो एप्लीकेशन है दैट इज रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हम यूनिट्स कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। लेट्स गो इनटू थर्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर third application third means I can quote number of examples, number of illustrations as we did in the class, but मेरा मकसद है जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है स्क्रैच से, वो आज से ही स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। वो मैराथन के सीरीज, मैराथन के सहारे था, वो भी फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकता है, गारंटी हो। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे दर्द जो है वो कम हो रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, हम डायमेंशन से यूनिट्स कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट्स कन्वर्ट करने का मतलब है फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। अगर मैं क्वांटिटी का वैल्यू बोलूं फर्स्ट सिस्टम में n1 u1 था, न्यूमेरिकल वैल्यू n1, मैग्नीट्यूड n1, यूनिट u1। दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2, यूनिट u2। मेरे बेटे n1 u1 और n2 u2 ये दोनों सेम होंगे, ओवरऑल वैल्यू क्वांटिटी का सेम होगा। अगर आप उसके यूनिट चेंज करोगे ना, इसका ओवरऑल वैल्यू सेम रहता है। ओवरऑल, पेन दिस डाउन, ओवरऑल वैल्यू of quantity, overall value of quantity remains same, overall value of quantity remains, quantity का overall value same रहता है, ठीक है। if units are converted from one system into another, numerical value change होगा, unit change होगा, but overall value same होगा। for example मैं आपको बताऊंगा 3 kg is equal to 3000 ग्राम, नहीं है क्या? इसमें numerical value कितना है 3, यूनिट कितना है kg, बिकॉज ये ऐसा ही सिस्टम है। ये अगर सीजीएस में चला जाऊं, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 3000, यूनिट कितना है ग्राम। क्या सर आपका कहने का मतलब है 3 is equal to 3000? No, absolutely no. 3 is not equal to 3000, but 3 kgs is equal to 3000 grams। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेरे बेटे क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट सिस्टम है, यूनिट डिफरेंट है, ओवरऑल वैल्यू क्या है, सेम। This equation is to be used, n1 u1 is equal to n2 u2 for converting units, ठीक है ना। तो इस पर भी मैं इलस्ट्रेशन आपको देना चाहता हूं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 20 न्यूटन फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम। 20 न्यूटन फोर्स को मुझे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जो सिस्टम मुझे दिया होगा, दो कॉलम छोटे से बनाइए, जो सिस्टम दिया होगा वो पहले कॉलम में आएगा 20 न्यूटन, न्यूटन मींस एसआई सिस्टम। कन्वर्ट जिसमें करना है वो दूसरे कॉलम में आएगा। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 20, फर्स्ट सिस्टम में यूनिट न्यूटन, सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, सेकंड सिस्टम में यूनिट। फोर्स का क्लास में बता चुका हूं, सीजीएस यूनिट फोर्स का, सॉरी इट्स डाइन, इट्स नॉट अर्ग, अर्ग इज फॉर एनर्जी, इट इज डाइन, DYN, अल्लाह बचाए डाइन से। सो n1 इज 20, u1 इज न्यूटन, n2 निकालना है, u2 इज डाइन। क्या इक्वेशन बोली? अरे बोलो रे, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। हलवा ये n1 है 20 यूनिट, इस यूनिट के बदले आपको डायमेंशन लिखना है। क्वांटिटी कौन सी थी? फोर्स, फोर्स का डायमेंशन बताओ, m1 l1
t minus 2 n2 u2 के बदले अगेन m1 l1 t minus 2। सर यहां पर भी फोर्स, यहां पर भी फोर्स, इसको लिखना डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट सिस्टम, इसको लिखना सेकंड सिस्टम। अब n2 कैसे निकलेगा 20, मास को किससे डिवाइड करना, मास से, लेंथ को किससे डिवाइड करना, लेंथ से, टाइम को किससे डिवाइड करना, टाइम से। अब देखो 20 किस सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है, एसआई को करना है कन्वर्ट सीजीएस में, तो एसआई सिस्टम में मास होगा केजी, सीजीएस में होगा ग्राम। ऐसे ही अगर पहला सीजीएस होता दूसरा एसआई होता है जिसमें कन्वर्ट करना होता तो ऊपर ग्राम आता नीचे केजी आता, यहां लेंथ मीटर, यहां सेंटीमीटर, यहां सेकंड, नीचे भी सेकंड, और -2 सेकंड सेकंड कैंसिल, 1 -2 ही होता है। अब बताइए क्या निकलेगा, यहां पर छोटे से डब्बे में करते हैं, तो n2 निकलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम 20, केजी को कन्वर्ट कीजिए ग्राम में, 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम होल रेज़ पावर 1, यहां पर 1 मीटर 100 सेंटी डिवाइडेड बाय सेंटी होल रेज़ पावर 1 सेंटी, सेंटी कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, 20 into 10 raised power 5 is your answer. This is how you can convert. This is how you can convert. ऐसे कन्वर्जन हो सकता है, आपको हमेशा याद रखना है n1u1 is equal to n2u2। एक एग्जांपल देता हूं, I hope you can try it, convert 50 erg energy into SI system। 50 erg energy को आपको SI system में कन्वर्ट करना है, तो दो कॉलम बनाओगे, पहले कॉलम में आएगा CGS, दूसरे कॉलम में आएगा SI, और एनर्जी है कन्वर्ट 50 erg एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का क्या है, m1l2t - 2, यूज n1u1 is equal to n2u2। कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन? अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस के क्या कोई लिमिटेशन है सर? यस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, DA, डायमेंशनल एनालिसिस के क्या लिमिटेशन है? पहली लिमिटेशन, डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स टू चेक वैलिडिटी, helps to check equations are dimensionally correct or not, equations are dimensionally correct or not, करेक्ट और नॉट, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, बट इट कैनॉट चेक वेदर दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट, वेदर दे आर, मतलब क्या है इसका, वेदर दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट, वेदर दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट। मतलब सर किसी ने पूछा मुझे, सर v इज इक्वल u प्लस 80 डायमेंशनली करेक्ट है, मैंने बोला हाँ, अभी हमने प्रूव किया। सर व्हाट अबाउट v इज इक्वल टू 1/100u माइनस 2080, ये दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट ऊपर वाला है, नीचे वाला करेक्ट नहीं है। क्यों? यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 1/100 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ -20 है, ये दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है, एब्सोल्युटली दोनों इक्वेशंस करेक्ट नहीं है। सो हम चेक कर सकते हैं खाली कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, एब्सोल्युटली वो करेक्ट है कि नहीं हम चेक नहीं कर सकते। दूसरा, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग k, डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जो वो k था ना डायमेंशन लेस कांस्टेंट, उस k के बारे में ये मुझे इंफॉर्मेशन नहीं बताता, इसीलिए मैंने आपको बोला डिफरेंट क्वेश्चंस में k का वैल्यू तो डिफरेंट होगा, हम उसको एज k ही रखेंगे, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ k इन ऑल इक्वेशंस, इन डिफरेंट इक्वेशंस इट्स वैल्यू इज डिफरेंट। द सेकंड लिमिटेशन, k का वैल्यू मुझे ये नहीं बताता है। तीसरी लिमिटेशन क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस कैनॉट डिराइव equations involving, कौन से, it cannot derive equations involving exponential functions, logarithmic functions, log functions और trigonometric functions, ये उनको डिराइव ही नहीं कर सकता। क्यों? बोलिए भाई साहब, एक्सपोनेंशियल हो गया y इज इक्वल a raised power x या e raised power x फॉर्म का,
ये जो a रेज पर x है, e रेज पर x है, ये कॉन्स्टेंट्स है, इसको बोलते हैं ऑयलर्स कांस्टेंट। ए जो है ग्रेटर देन 0 होता है, या ई इसका वैल्यू 2.72, ये कॉन्स्टेंट्स है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स है। तो अगर ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, इनके ऊपर जो पावर होता है ना वो भी डायमेंशन लेस है। जब इनके ऊपर पावर भी डायमेंशन लेस है, जब इनका डायमेंशन ही नहीं है, मैं कैसे डिराइव करूंगा भाई? लॉग फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग x, ये जो x है इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। ये भी आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, नंबर होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जब इसका डायमेंशन ही नहीं है तो लॉग ऑफ ए नंबर को मैं कैसे डिराइव कर सकता हूं डायमेंशन से? बिकॉज लॉग के साथ जो भी एसोसिएटेड फंक्शन है, जो भी टर्म एसोसिएटेड है, उसका डायमेंशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस y इज इक्वल टू sin x, cos x, tan x, क्लास बता चुका हूं ये 6 क्यों होते हैं, sec x, cot x, cosec x, इनको मैं डिराइव ही नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं डिराइव कर सकता हूं? बिकॉज ये एंगल्स के साथ लिंक होते हैं, एंगल प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, इनका डायमेंशन नहीं होता। तो डायमेंशन एनालिसिस से हम वो फंक्शंस भी डिराइव नहीं कर सकते हैं which have involving या which involve trigonometric functions, log, और हमारे पास exponential functions, because they do not have dimensions। चौथा, डायमेंशन से हम नहीं डिराइव कर सकते, डायमेंशन एनालिसिस cannot derive equations, dimensional analysis cannot derive equations of physical quantities which depend upon, cannot derive physical equations, or it cannot derive equations of physical quantities which depend upon more than 3 physical quantities। because जब ये 3 से ज्यादा physical quantities पे डिपेंड करते हैं, which depend upon more than 3 नहीं, which depend upon more than 3, जब ये more than 3 quantities पे डिपेंड करते हैं और नंबर ऑफ अननोन्स 3 से ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब नंबर ऑफ अननोन्स 3 से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इक्वेशंस भी उतनी होनी चाहिए, उतनी इक्वेशंस वहां पर नहीं होती, इसीलिए हम डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते। डायमेंशंस चेक कर सकते हैं, इक्वेशंस करेक्ट है एब्सोल्युटली कि नहीं, डायमेंशनली है करेक्ट कि नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट है कि नहीं, नहीं कर सकते चेक, के का वैल्यू नहीं देता है। डायमेंशनल एनालिसिस उस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं जो या तो 2 या तो 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, 3 से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अननोन्स का नंबर बढ़ता है, उतनी इक्वेशंस नहीं होती। डायमेंशन एनालिसिस लॉग फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिराइव नहीं कर सकती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायमेंशनल एनालिसिस cannot derive equations which depend upon quantities having similar dimensions, क्यों? जिन क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन होगा, सिमिलर डायमेंशन होगा, उनमें मत कोई फर्क ही होगी, ठीक है? जब उनमें कोई फर्क ही नहीं है, उनका डायमेंशन सेम है, we cannot distinguish between them on the basis of dimensions, so we cannot derive them। समझ आया? कोई कंफ्यूजन? और मैंने आपको बोला था ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशंस मेरा बच्चा, क्वांटिटीज के हमारे पास कितने टाइप्स है? ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशंस हमारे पास कॉन्स्टेंट्स दो होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे ही वेरिएबल्स भी दो होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, दूसरा होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल और डायमेंशनल वेरिएबल। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट होते हैं वो क्वांटिटीज जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करते, वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज होते हैं जिनका वैल्यू चेंज होता है विद टाइम। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स में ऑल नंबर्स, रियल, नेचुरल, रैशनल, इरैशनल, रियल, इंटीजर, सारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट, इनका डायमेंशन नॉन जीरो है, पावर्स नॉन जीरो है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, बट एक कांस्टेंट है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आया? ये क्या है? ये डायमेंशनल कांस्टेंट्स है, ठीक है? इनका डायमेंशन जो है वो है नॉन जीरो डायमेंशन है, इनका मगर वैल्यू जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट है, ठीक है? एटसेट्रा। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स है, चेंज होते हैं बट डायमेंशन नहीं है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, ठीक है बेटे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है? तो वो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है?
तो हमारे पास स्ट्रेन है, हमारे पास प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हर एक मीडियम का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम बाय फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज इन मीडियम वेरिएबल है मगर डायमेंशनलेस है। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल में जो एग्जांपल आपको देनी होगी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी एक्सेट्रा, दे आर ऑल वेरिएबल्स, ठीक है। बट मेरे बेटे इनका डायमेंशन होगा, वेरिएबल्स भी, ये वेरिएबल्स थे मगर इनका डायमेंशन नहीं था, ये कांस्टेंट्स थे इनका डायमेंशन नहीं था, ये कांस्टेंट्स थे इनका डायमेंशन है। आई होप बोर्ड एग्जाम के लिए बेटे ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। सो स्टे ऑन द चैनल, स्टे ट्यून्ड, कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग विल बी डन फॉर एज पर यूर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न, है गारंटी, डंकी की चोट पे बोलता हूं। डेडिकेटेड से, डेडिकेशन से, ठीक है, और कन्विक्शन से वीडियोस देखिए, इंशाल्लाह you will score very good in your board exams. Stay high on confidence. Most important is confidence. अपना ऊपर रखिए. Stay up for it. Thank you. Lots of love from my side. Thank you, bete. May Allah bless you.